आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मार्च माह में प्रारंभ हुआ कोरोना महामारी का कहर अभी तक थमा नहीं है। इस दौरान जो प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को लौटते थे, उन सभी को 1,000 रुपये प्रति माह के अलावा प्रशासन द्वारा सभी को हर माह राशन सामग्री वितरण किया जाता था, जिसको लेकर महावन तहसील में यह प्रक्रिया जुलाई में भी की गई। और इस दौरान जुलाई में महावन तहसील में 470 प्रवासी मजदूरों को राशन किट का वितरण किया गया। लेकिन इस बार के वितरण में हल्की फुल्की खामियां भी देखने को मिली। जो मजदूर यहां पर आकर वापस चले गए, उन लोगों को भी राशन का वितरण किया गया। जब इस संबंध में महावन तहसील पर तैनात राया ब्लॉक के कानूनगो राकेश जी से बात की तो उन्होंने बताया कि शुभ नाम आपका? मेरा राकेश जी, इस समय जो प्रवासी मजदूरों को राशन दिया जा रहा है, तो तहसील में कुल कितने प्रवासी मजदूर हैं, कितने उनको दिया जा रहा है? जो अंतिम चरण वाला है मई का, उसमें 415 लोगों का किट है। 415 लोगों 415 को कर दिया। इसमें क्या क्या दिया जा रहा है? इसमें टोटल जल्दी से मिल रही है कि तो इसमें चावल है, आटा है, दाल है और अन्य सामान है, बड़ी किट है। तो पात्रों के आधार पर दी जा रही है, जो लिस्ट बनी है उसी के आधार पर? हाँ, जिन लोगों का 1,000 रुपये गया है और उन्हीं लोगों को किट दी जा रही है। और ये शासन जिले से जो नाम आए, CMO से और DPRO से जो नाम आए, उन्हीं को दिया जाए। महावन स्थित श्री KHD इंटर कॉलेज महावन मथुरा में आज दिनांक 4 जुलाई 2020 को शासन की मंशा के अनुरूप वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय शर्मा के नेतृत्व में समस्त विद्यालय स्टाफ ने पूर्ण सहयोग करते हुए वृक्षारोपण रूपी महान कार्य को सकुशल संपन्न कराया। जैसा कि विदित है, प्रतिवर्ष शासन की तरफ से माध्यमिक विद्यालयों में भी वृक्षों का आवंटन करके वृक्षारोपण का कार्य कराया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी जिले के माध्यमिक विद्यालयों को वृक्षों का निर्धारित संख्या में आवंटन किया गया और उन्हें निर्देशित किया गया कि वे समय पर अपने अपने विद्यालयों में वृक्षारोपण का कार्य संपन्न कराएं। आज हमारे विद्यालय श्री KHD इंटर कॉलेज मथुरा में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। जैसा कि कहा गया है कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होता है। इसी उक्ति को चरितार्थ करते हुए हमारे विद्यालय में भी आज वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इस वृक्षारोपण के कार्य में सभी का बहुत सहयोग रहा। ये वृक्ष हमें शासन की मंशा के अनुसार विभाग से प्राप्त हुए हैं और निर्देश प्राप्त हुए थे कि इन वृक्षों को प्राप्त करके यथाशीघ्र इनको लगाया जाए। उसी के क्रम में आज हमारे विद्यालय में इन वृक्षों का लगाया गया है। इन वृक्षों को और प्रतिवर्ष शासन की तरफ से निर्देश होते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाए जाएं। और इसी क्रम में हमारे विद्यालय में भी हर साल जब भी अवसर मिलता है, हम लोग भी वृक्षों का लगाते हैं और प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में ये संदेश भी प्रसारित हो कि वृक्ष लगाना एक सेहत के लिए भी अच्छा है और समाज और देश के हित में भी है। तो इस वृक्ष को लगाने में हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जितेंद्र मिश्रा जी, श्री शुक्ला जी, श्री निगम जी, श्री राही जी, श्री विश्वंजय जी, श्री विष्णु कानूरिया जी, श्री विजय शर्मा, श्री रीतराम, श्री संदीप शर्मा आदि का विशेष सहयोग रहा और इन सभी ने भी वृक्ष लगाने में पूर्ण सहयोग दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए अब प्रदेश स्तर पर एक अभियान प्रारंभ किया गया है, जो कि पल्स पोलियो की तर्ज पर होगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की आशाएं ANM सहित पूरी टीम घर घर जाकर कोविड-19 का सर्वे करेगी, जिसमें बलदेव स्वास्थ्य विभाग की 64 टीमें इसमें कार्य करेंगी। हर टीम में 2 सदस्य मौजूद होंगे। उनके ऊपर 13 सुपरवाइजर, 3 सेक्टर सुपरवाइजर होंगे, जो कि 5 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। इस अभियान का 15 तारीख तक कार्य पूर्ण करना होगा। वहीं टीम में 10 दिन के अंदर बलदेव ब्लॉक के सभी गाँवों का सर्वे करेंगी, जिसको लेकर बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया, जिसमें आशा व ANM को स्वास्थ्य के प्रति लोगों को किस तरह से सर्वे करना है और किस तरह से पॉजिटिव मरीज की पहचान करनी है, सभी जानकारियां उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणा द्वारा दी गई। सर, 5 तारीख से कोविड-19 का अभियान शुरू हो रहा है बलदेव ब्लॉक में, क्या क्या तरह से टीमें लगाई जाएंगी, क्या रहेगा सर? ये जो कोविड का जो सर्विलेंस का प्रोग्राम है,
ये 5 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख तक चलेगा और इसमें पोलियो की तर्ज पर मतलब कि अपना माइक्रो प्लान तैयार किया गया है और सेम उसी तरह हमारी अपना 64 टीम है डोर टू डोर जाके और जो है अपना कोविड का सर्वे करेंगी। उसमें अगर कोई मतलब लक्षण वाला अपना व्यक्ति पाया जाता है तो फिर उसकी आपकी सूचना हमको मतलब कि अब दी जाएगी और फिर उसको फैसिलिटी में अपना जो क्वारंटीन करने की अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो इसमें मेनली मुख्यतः हमारा फोकस जो एक टर्म होता है सांस लेने में जैसे प्रॉब्लम होती है सारी बोलते हैं उसे, तो उस पर हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा जो क्रोनिक मतलब के अपना जैसे डायबिटीज़ है या अपना बीपी की है मरीज है या फिर कैंसर है किसी को, तो वो सबको अलग अलग कैटेगरी में छांटने के बाद फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी आगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक तरीके से पूरे अपना बलदेव मतलब के क्षेत्र का सर्वे हो जाएगा ताकि कोविड का कोई भी केस या कोई भी अपना लक्षण वाला कोई भी हो व्यक्ति वो जो छुपा ना रह सके। कितनी टीम है इसमें? इसमें टोटल मिला के 64 टीम है हमारी और हर टीम में 2 लोग तो गांव जाएंगे, गाँव जाके अपना डोर टू डोर कौन शामिल किया गया इस टीम में? इसमें हमारी आशा बहन जी हैं, कुछ कर्म आंगनबाड़ी भी हैं और हमारी कर्म ANM बहन जी हैं, सारी की सारी हमारे सुपरवाइजर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं। इस तरीके सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का त्योहार सर्वोपरि माना जाता है। इस दिन शिष्य लोग अपने गुरुओं की पूजा कर गुरु पूर्णिमा को सफल बनाते हैं। 5 जुलाई को होने वाले गुरु पूर्णिमा पर्व इस वर्ष हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जा सकेगा। कोरोना वायरस के चलते जहां गोवर्धन में परिक्रमा लगाने पर प्रतिबंध है, तो सभी ब्रजमंडल के साधु संत एवं गुरुजन अपने अपने शिष्यों को घरों में रहकर ही गुरु पूजन का संदेश दिया है। साथ ही तीर्थधाम वृंदावन से कुछ आश्रम एवं मठों से ऑनलाइन गुरु पूजन का भी आयोजन किया जाएगा। इस बारे में जब वृंदावन के प्रमुख संतों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि का कार्यक्रम किस प्रकार से मनाया जाएगा? इस भयंकर महामारी के महाराज श्री ने पूर्व में ही सभी भक्तों को सूचित कर दिया है। इस बार गुरु पूर्णिमा जो जहाँ हैं अपने घरों पर ही मनाएं। बस रही शर्त के लोग चाहते हैं कि हम कैसे पूजन करें, तो महाराज जी प्रतिवर्ष यहाँ पर गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं, तो व्यास जी का पूजन यहाँ होता है प्रतिवर्ष। तो इस बार भी महाराज जी जो व्यास पूजन करेंगे, अपने गुरु जी का पूजन करेंगे, उसको हम लाइव दिखाएंगे। और हमने अपने सभी भक्तों से ऐसा कह रखा है कि जैसे महाराज जी पूजन करें वो सारी सामग्री आप अपने पास में रखिएगा। जैसे महाराज जी पुष्प चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे, जो जो विधि होगी उस विधि से आप देख करके उसी तरह से आप अपने गुरु जी की पूजा करते रहें, क्योंकि इस काल में किसी को आने जाने पर प्रतिबंध है और अपने घरों पर ही सुरक्षित रहना चाहिए। तो महाराज श्री का यही आदेश सबके लिए रहा है कि अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो गुरु पूजा मनोयोग से अपने घर पर भी की जा सकती है। तो कुछ लोग ऐसा भी है कि वृंदावन के आपके शिष्य हैं वो भी आएंगे, तो हाँ, वृंदावन के कुछ लोग आ सकते हैं, तो उसमें भी जो एक सोशल डिस्टेंस है, एक साथ में ज़्यादा भीड़ नहीं आएगी, एक एक दो लोग आएंगे। महाराज जी यहीं बैठे हैं तो वो पूजन कर लेंगे। पूजन करने भी विधान ये रखा है कि हमेशा ही छूते हैं तो इस बार स्पर्श न करें, दूर से प्रणाम कर लेंगे। जो सामग्री होगी वो महाराज जी की गुरुदेव की छवि होगी उसको समर्पित कर देंगे और प्रणाम करके प्रसाद लेके जाएंगे। अपने यहाँ लगभग 8:30 बजे ठाकुर जी की आरती के बाद पहले महाराज जी लगभग 1 घंटे गुरुजनों का पूजन, व्यास जी का पूजन, ग्रंथों का पूजन करेंगे। इसके बाद महाराज जी बैठेंगे तो हम लोग सबका प्रतिनिधि बन करके महाराज जी का पूजन करेंगे। तो महाराज जी की ओर से दो शब्द शिष्यों के लिए गुरु पूर्णिमा ये गुरु जी का एक दिन हमारे यहाँ वर्ष में कहा जाता है और व्यास जी संपूर्ण विश्व के गुरु हैं, क्योंकि जो भी कुछ सनातन धर्म का ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो व्यास वाणी के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाना चाहिए। महाराज जी सभी भक्तों को प्रतिवर्ष ये आदेश देते हैं कि आज के दिन अपने गुरु जी की पूजा करें, पर साथ साथ में भगवान वेद व्यास की पूजा जरूर करें, क्योंकि उनकी कृपा से हमें गुरु तत्व का ज्ञान हो पाया है। इसलिए व्यास जी का जरूर ध्यान, पूजन, स्मरण करना चाहिए। महामारी का काल है तो क्या बताया? देखिए, गुरु पूर्णिमा एक आस्था के विषय है, श्रद्धा के विषय है, लेकिन कोरोना में जो महामारी आया है उसमें हम सबका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो सरकार के निर्देश से गाइडलाइन है
उसका पालन करते हुए गुरुपूर्णिमा पर्व मनाते हैं। गुरुपूर्णिमा ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि गुरुपूर्णिमा ना मनाएं, लेकिन कम से कम व्यक्ति आवें। और जो गाइडलाइन आश्रम का जो सरकार गाइडलाइन है, यहाँ पर सुदामपुरी में मशीन आ गया है, सैनिटाइजर मशीन, तो कल लग जाएगा दरवाज़ा वाला। तो ये टन्ना सैनिटाइजर हाँ आ चुका है। तो सब जो विशेष प्रेमी हैं, जिनको न हम रोक सकते हैं, उससे प्रयास तो यही हो रहा है कि कम से कम आवें, घर में पूजा कर लें। लेकिन जो भी आ जाते हैं, अपना सैनिटाइजर मशीन से होकर निकलेंगे। और 6 फुट की दूरी में 2 गज की जो दूरी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निर्देशित किया है कि 2 गज की दूरी जरूरी है, उसी तरह से 2 गज की दूरी के पालन करते हुए सैनिटाइजर मशीन के नीचे होते हुए अपनाएंगे और दूर से ही अपना गुरु पूजा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे ठाकुर जी का, संतों का। फिर अपना भोजन का भी उसी हिसाब से तैयार रहेगा। जैसे गाइडलाइन दूर से अपना तैयार रहेगा, प्रसाद देने वाले तैयार रहेंगे, प्रसाद पे अपना भीड़ यानी प्रयास पूरा रहेगा, कोई भी ये भीड़ इकट्ठा नहीं होगा। महावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव मदनपुर के समीप सुबह लगभग 6 बजे सूत्रों के हवाले से सूचना मिली कि यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 123 और 22 के बीच में सर्विस रोड पर पूर्वी साइड नोएडा से आगरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगभग 15 से 20 प्लास्टिक के बोरा मास्क के भरे पड़े हैं। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो महावन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, मगर यमुना एक्सप्रेस पुलिस वहां नहीं आई। पर यह जांच का विषय है कि इन बोरों में किसका मांस है। इसके लिए पशु चिकित्सा अधिकारी बलदेव को सूचना दी गई, मगर वह भी मौके पर नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहां से निकलने वाली जनता और ग्रामीण बदबू से परेशान हैं। सोनवीर सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले? इसी गांव के हैं, मदनपुर। तो इधर कहाँ जा रहे थे? इधर काम पे जा रहे थे सर। अच्छा, तो क्या देखा आपने ये यमुना एक्सप्रेस के पास ये 122 और 123 के बीच में ये कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे? सर यहाँ पे बोरे पड़े हैं, 20-25 बोरे हैं और इसमें कुछ स्मेल आ रही है, बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है सर। क्या कुछ नज़दीक जाके देखा? नज़दीक जाके देखा तो ऐसे दिख रहा है जैसे मुर्गे जैसे, बाकी और तो हमने छानबीन की नहीं सर। सर कोई खतरा है इससे? खतरा सर पूरे गाँव के एरिया के लिए खतरा बन जाएगा सर इसमें, अगर कोई बीमारी का कोई लफड़ा हुआ तो। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आंगन में पानी रिसाव के कारण आंगन का एक कोना धंस गया। शुक्रवार को देर शाम हर रोज की तरह कर्मचारियों द्वारा जब मंदिर को धोया जा रहा था, तभी आंगन का बहुत बड़ा क्षेत्र धंस गया, जिस कारण मंदिर की नींव क्षतिग्रस्त होने का अंदेशा है। बताते चलें कि आज से 4 साल पहले भी ऐसा हादसा हो चुका है। वही मंदिर प्रबंधक समिति आंगन को ठीक कराने में जुट गया है। इस बारे में बताते हुए प्रबंधक उमेश सारस्वत ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में जिस प्रकार से धंसने की बात आ रही है, जमीन की क्या है? ये ज़मीन नहीं धसी है, उसमें कहीं से पानी का रिसाव है, जिस कारण मिट्टी जो है वहाँ से बह जाती है। ये 2-3 साल पहले भी इसमें काफ़ी सीमेंट और गिट्टी वगैरह मिला के उसमें भरवाई थी, काफ़ी बालू वगैरह तो पूरा भरवाया था, तो उसमें फिर खाली हो गया है। अब उसको पूरे उतने हिस्से के फर्श को हटा के पूरा उसकी जांच की जा रही है कि कहाँ से जो है इसमें पोल हो जाती है, उसका पूरा इंतजाम कराया जा रहा है। तो ये आंगन में है कि तिवारी में हुआ है? ये आंगन के पीछे के हिस्से में तिवारी के पास में आंगन का जो हिस्सा है उसमें पोल हो जाती है। वो थोड़ा चौक में नीचे का हिस्सा पड़ता है, वहाँ से पानी भी भाप पानी का वहीं से होकर रहता है। तो ये जो आपके मंदिर रोज धुलता होगा, उसका पानी उसमें मरता होगा? नहीं, पानी तो नाली में होकर निकल जाता है वहाँ पे। वो सब उसके पहले बैरिकेडिंग के कुछ छिद्र वगैरह थे, वो भी बंद करवा दिए। वो तो अब देखा जा रहा है उसे खुद के कहाँ से प्रॉब्लम है, ये कैसे होती है, उसका सब इंतजाम कराया जा रहा है। अब जैसे मंदिर जब मंदिर खुलने 31 जुलाई तक मंदिर बंद रहेगा, उसके बाद तो कब तक काम पूरा हो जाएगा? 31 जुलाई तक काम लगभग पूरा हो जाएगा। अलीगढ़ के थाना हरदुआगढ़ क्षेत्र के रामघाट रोड स्थित ताला नगरी में देर शाम फैक्ट्री से लौटकर स्कूटी सवार सुपरवाइजर जब अपने घर जा रहा था, उसी दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों ने स्कूटी सवार सुपरवाइजर को निशाना बनाते हुए गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची।
जहां से युवक को लहूलुहान हालत में उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया और पुलिस को गन शॉट इंजरी बताई थी। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बात कह रही है। ये हरदौगन थाना क्षेत्र में कल कस्बे की ही घटना है। एक सुपरवाइज़र है, ताला नगरी फैक्ट्री में काम करते हैं। वो रात को शाम के टाइम अपने घर पर जा रहे थे स्कूटी से। उसी टाइम उनके जो है अचानक एक खोखा है उससे जाके टकराए और वहीं पर वो बेहोश हो गए। उनके खून भी निकल रहा था सिर से, जिस पर कि पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और तुरंत वहाँ से उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में प्रथम दृष्टया डॉक्टर ने बताया कि उनके गन शॉट इंजरी है, जिस पर कि अभी उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद जिस भी तरह से निकल के आएगा और उस पर अभी तक तहरीर हम लोगों को जो है दी जाएगी। अभी तक तहरीर भी नहीं मिली। तहरीर जैसी मिलेगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। तो पुरानी रंजिश का कोई मामला है? नहीं, इनकी रंजिश तो कोई नहीं बताई है। इनके ये मामला है कि इनकी जो है ये लॉकडाउन की वजह से इनकी फैक्ट्री से कुछ लोग मजदूर लोग निकाले गए थे, लेबर। उन्होंने जो है फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर्स हैं उनके खिलाफ ही वो दिया था, सबके खिलाफ। तो इनकी आपसी पर्सनल कोई रंजिश नहीं थी, वो फैक्ट्री का मामला था। तो अभी जैसा भी होगा उसमें इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर कानपुर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिनमें उनकी मांग थी कि परिवार के लोगों को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। साथ ही आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। ये भी कानपुर में जो हमें देखने को मिला कि एक गुंडे ने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया, उसके संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले लगभग 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार ये बताना चाहती है कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में कायम है, लेकिन इस तरीके से अपराधियों का जो बोलबाला है उसे देखते हुए लगता है कि अभी कानून व्यवस्था में और सुधार की ज़रूरत है। हम मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि कठोर कार्रवाई कर अपराधियों में भय का माहौल बनाया जाए, जिससे पुलिस और कानून का भय जब उनके अंदर होगा तो ऐसे अपराधियों पर रोक लगेगी, अंकुश लगेगा। ये इन्होंने कानपुर में जो 8 पुलिसकर्मियों, जिसमें एक सीओ साहब भी शामिल थे, उनके ऊपर गोलियां बरसा के उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके विरोध में इनके द्वारा ये दिया गया है, जिसमें उनकी 3 मांगें हैं। पहली मांग है कि वर्तमान न्यायाधीश हाई कोर्ट के किसी माननीय केस उच्च स्तरीय जांच उनके द्वारा कराई जाए, उनसे प्रत्येक पुलिसकर्मी को 1 करोड़ की सहायता दी जाए और शहीद हुए पुलिसकर्मी के रैंक के अनुसार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ये 3 मांग है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।